टाटा कैपिटल का मच अवेटेड आईपीओ फाइनली आ गया है और शुड आई से उन्हें ये आईपीओ लाना पड़ रहा है। डिड यू नो, एक आरबीआई क्लासिफाइड अपर लेयर एनबीएफसी को अपने शेयर्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने होते हैं विद इन 3 years ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज यूएल। वेल, ऐसा ही कुछ हुआ है टाटा कैपिटल के साथ। वैसे विद इन फाइनेंशियल सर्कल्स टाटा कैपिटल के आईपीओ को एक लैंडमार्क इवेंट माना जा रहा है और इन्वेस्टर्स का एक्साइटमेंट भी जस्टिफाइड है क्योंकि आफ्टर ऑल ये टाटा ग्रुप कंपनी है और अब ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए अपना कैपिटल बेस और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक्साइटमेंट से काम नहीं चलेगा। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमेशा जरूरी होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डिटेल में समझा जाए। तो चलिए देखते हैं वो की डिटेल्स जो हर इन्वेस्टर को अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए। आखिर टाटा कैपिटल है क्या और ये बिजनेस करता क्या है? टाटा कैपिटल ने अपनी लेंडिंग ऑपरेशन सिर्फ 2007 में ही शुरू की थी और अब ये एक फाइनेंशियल पावर हाउस बन गया है। क्रिसिल के हिसाब से आज टाटा कैपिटल इंडिया की 3rd लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन कंपनी की कहानी यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखा जाए तो टाटा कैपिटल का फोकस हमेशा रिटेल और एसएमई कस्टमर्स पे रहा है। आज भी 87.5% लोन्स इसी सेगमेंट को दिए गए हैं। इस ग्रैनुलर पोर्टफोलियो का प्रूफ ये है कि 98% अकाउंट्स का टिकट साइज 1 करोड़ से कम है और ऊपर से 80% लोन सिक्योर्ड हैं। आज के टाइम पे टाटा कैपिटल के पास 1516 ब्रांचेस हैं इन 27 स्टेट्स एंड यूटीज और सिंस इंसेप्शन कंपनी ने 73 लाख से ज्यादा कस्टमर्स सर्व किए हैं, जो है सैलरीड इंडिविजुअल्स, एसएमईज और लार्ज कॉर्पोरेट्स तक। मतलब छोटा पर्सनल लोन हो या 1000 करोड़ का कॉर्पोरेट लोन, टाटा कैपिटल के पास हर सोल्यूशन अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेट टोटल इनकम, जो एक एनबीएफसी का रियल रेवेन्यू होता है, मतलब इंटरेस्ट और फी इनकम माइनस बोरोइंग कॉस्ट। FY23 में ये 7037 करोड़ था, जो FY25 में जंप करके 13340 करोड़ तक आ गया। मतलब टॉप लाइन डबलिंग के करीब है विद इन 2 years। ये दिखाता है कि टाटा कैपिटल बहुत अग्रेसिवली ग्रो हो रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो की। ये मैट्रिक बताता है कि कंपनी को 100 रुपए कमाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। टाटा कैपिटल के लिए ये रेशियो कंसिस्टेंटली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर जा रहा है। FY25 में ये 42.1% पे आ गया है। अगर एक एनबीएफसी अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाता तो लेंडिंग का जो स्प्रेड है उसका एक बड़ा हिस्सा ऑपरेशंस खाने लगता है। मतलब टॉप लाइन ग्रो करेगी लेकिन बॉटम लाइन उतनी फास्ट ग्रो नहीं होगी। इसका इंपैक्ट हम उनके प्रॉफिट ग्रोथ पर देख सकते हैं। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ, कंपनी का पैट FY23 के 3029 करोड़ से बढ़कर FY25 में 3664 करोड़ हो गया। आइए अब हम उसके पीयर्स के कंटेक्स्ट में टाटा कैपिटल को एनालाइज करते हैं और टाटा कैपिटल के केस में कंपटीशन कमाल का है। बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा प्लेयर है विद एन AUM ऑफ 4.16 लाख करोड़ और एक कस्टमर बेस जो 10 करोड़ से भी ज्यादा है। टाटा कैपिटल यहाँ पे 2.26 लाख करोड़ के AUM के साथ खड़ा है, लेकिन बजाज के हाफ के बराबर है। और वहीं HDB फाइनेंशियल 1.07 लाख करोड़ पर स्टैंड करता है। लेकिन सिर्फ AUM का साइज ही सब कुछ नहीं होता। एनबीएफसीज का असली टेस्ट होता है कि वो अपने लोन्स पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे बजाज फाइनेंस क्लियरली सबसे आगे है। उनका रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA 4.6% है और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ROE 19.2% है। मतलब सिंपल शब्दों में हर 100 रुपए के शेयर होल्डर कैपिटल पे बजाज 19 रुपए प्रॉफिट कमा के देता है। टाटा कैपिटल का ROE 12.6% है। ग्रोथ तो तेज है लेकिन एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी में अभी कैचअप करना बाकी है। अब चलिए एसेट क्वालिटी देखते हैं, जो एनबीएफसी के लिए सबसे सेंसिटिव मैट्रिक है। मतलब कितने लोन्स डिफॉल्ट हो रहे हैं। बजाज की बुक यहाँ भी सबसे क्लीन है। नेट NPA 0.44%, टाटा कैपिटल का नेट NPA 0.8% है, जो बजाज से वीकर है। एफिशिएंसी के केस में भी बजाज एक लीन मशीन है। हर 100 रुपए कमाने के लिए बजाज सिर्फ 33 रुपए खर्च करता है, जिसको हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो कहते हैं। टाटा कैपिटल और HDB दोनों को 42 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी काफी कम है। और जब फंडिंग कॉस्ट देखते हैं तो HDB के पास क्लियर एडवांटेज है क्योंकि उसका पेरेंट HDFC बैंक है जो चीप डिपॉजिट्स लाता है। इसलिए HDB का कॉस्ट ऑफ फंड सिर्फ 6.4% है, जबकि टाटा कैपिटल और बजाज दोनों के लिए ये कॉस्ट लगभग 8% है। लास्टली अगर हम वैल्यूएशंस की भी बात करें तो अपर प्राइस बैंड पर टाटा कैपिटल 4.1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर लिस्ट होने जा रही है, जो कि HDB फाइनेंशियल्स के बराबर है, लेकिन बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम है। बट वो शायद एक प्रीमियम पर ट्रेड करना डिजर्व भी करती है गिवन द हाई एफिशिएंसी।
टाटा कैपिटल एक फास्ट ग्रोथ वाली कहानी है जिसका स्केल इंप्रेसिव है और ग्रोथ फिनोमिनल है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी में बजाज से काफी पीछे है। एचडीबी एक बैलेंस्ड प्लेयर है जिसका एडवांटेज है एचडीएफसी बैंक का पेरेंटेज, लेकिन ग्रोथ और एनपीएस के केस में टाटा कैपिटल से पीछे है। मतलब अगर बजाज फाइनेंस एक एस्टैब्लिश्ड गोल्ड स्टैंडर्ड है तो टाटा कैपिटल अभी चैलेंजर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस की। अपार्ट फ्रॉम देयर स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, टाटा कैपिटल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका रिस्क मैनेजमेंट और एसेट क्वालिटी मेंटेन करने की एबिलिटी। कंपनी का अंडरराइटिंग प्रोसेस एकदम कस्टमाइज्ड है। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अप्रोच, जहां रूल बेस्ड इंजन्स और हाई टच मेथड्स दोनों का ब्लेंड यूज होता है। ये पूरा सिस्टम डिजिटली पावर्ड है, क्रेडिट ब्यूरोज और अल्टरनेट डेटा सोर्सेज के साथ इंटीग्रेटेड, जिससे लेंडिंग डिसीजंस फास्ट और डेटा ड्रिवन बनते हैं। कलेक्शंस के केस में भी कंपनी आगे है। मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स यूज होते हैं जो रीपेमेंट बिहेवियर ट्रैक करके प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू रिकवरी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। इसी वजह से टाटा कैपिटल के क्रेडिट कॉस्ट कंसिस्टेंटली लो रहे हैं। और एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल सिंपल है, पैसा मार्केट से उठाओ और उससे आगे लोन्स दो। जितना चीप पैसा मिलेगा उतना ही प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रॉन्ग होंगे। टाटा कैपिटल का यहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। क्रिसिल, आईसीआरए, केयर और इंडिया रेटिंग्स जैसे टॉप एजेंसीज ने टाटा कैपिटल को AAA रेटिंग दी है, जो कि इंडिया में किसी भी एनबीएफसी को मिलने वाली सबसे हाईएस्ट रेटिंग है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि कंपनी अलग अलग सोर्सेज से पैसा इजीली रेज कर पाती है, चाहे वो बैंक्स हो, बॉन्ड्स हो, कमर्शियल पेपर्स या फिर फॉरेन लोन्स। और जब मार्केट में आपके पास बोरोइंग सोर्सेज का इतना डाइवर्सिफाइड मिक्स हो तो आपको एक तरफ डिपेंडेंसी कम होती है और दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है। टाटा कैपिटल की बोरोइंग कॉस्ट FY25 में सिर्फ 7.8% रही, जो एक लार्ज एनबीएफसी के लिए काफी कॉम्पिटिटिव है। साथ ही टाटा कैपिटल के पास एक नॉन लेंडिंग बिजनेस भी है जो उनकी ओवरऑल पोजीशनिंग को और पावरफुल बनाता है। इसमें सबसे पहला पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां टाटा कैपिटल इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड्स जैसे थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सेल करता है। मतलब जो कस्टमर्स ऑलरेडी उनके लेंडिंग नेटवर्क में हैं, उनको क्रॉस सेल करके कंपनी अपनी फी बेस्ड इनकम बढ़ाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है वेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ टाटा कैपिटल हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और रिटेल क्लाइंट्स दोनों को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और पोर्टफोलियो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है जहां ट्रस्ट और ब्रांड की वैल्यू बहुत काम आती है, और टाटा नाम ही काफी है कस्टमर्स को इजीली ऑनबोर्ड करने के लिए। और तीसरा, शायद सबसे यूनिक पार्ट है उनका प्राइवेट इक्विटी वर्टिकल। टाटा कैपिटल करंटली 2 मेजर थीम्स पे फोकस कर रहा है, ग्रोथ और हेल्थ केयर। ग्रोथ फंड्स का फोकस है अर्बनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक सर्विसेज जैसे सेक्टर्स पर, जबकि हेल्थ केयर फंड्स फार्मा, हॉस्पिटल्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डायग्नोस्टिक्स और एलाइड सर्विसेज को टारगेट करते हैं। इन दोनों सेगमेंट्स में टाटा कैपिटल काफी सक्सेसफुल रहा है। अब दोस्तों, हर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी के अपने कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, और टाटा कैपिटल इस केस में भी एक्सेप्शन नहीं है। कंपनी का बिजनेस फास्ट ग्रो हो रहा है, लेकिन कुछ एरियाज हैं जहां इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए। सबसे पहला रिस्क है राइजिंग एनपीएस। कंपनी के ग्रॉस स्टेज 3 लोन्स यानी बैड लोन्स Q1 FY26 में 2.1% तक पहुंच गए, जो FY23 के 1.7% से ऊपर है। मतलब जो पैसा मार्केट में दिया गया था उसमें से कुछ बोरोवर्स डिफॉल्ट करने लगे हैं। और इसके साथ एक और चीज कंसर्निंग है उनका प्रोविजन कवरेज रेशियो या PCR, जो बताता है कि डिफॉल्ट होने वाले लोन्स के अगेंस्ट कंपनी ने कितना कुशन बनाया है। वो गिर के सिर्फ 54% के आसपास आया है। मतलब अगर 100 रुपए के बैड लोन्स हैं तो सिर्फ 54 रुपए के लिए प्रोविजंस रखे गए हैं। जितना लो PCR होगा, कंपनी के प्रॉफिट्स पर उतना ही रिस्क रहेगा अगर डिफॉल्ट्स और बढ़ जाते हैं। दूसरा इशू है उनकी सब्सिडरी टाटा मोटर्स फाइनेंस। मर्जर के बाद ये बिजनेस अब टाटा कैपिटल का पार्ट है, लेकिन FY25 में TMFL ने 180 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है और इसका ग्रॉस NPA लेवल 7.1% था। मतलब व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट में क्वालिटी इश्यूज ज्यादा हैं, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस पे प्रेशर आ सकता है। तीसरा रिस्क है मॉडरेटिंग रिटर्न्स। टाटा कैपिटल का रिटर्न ऑन इक्विटी FY23 में 20.6% था, जो FY25 में गिरकर सिर्फ 12.6% रह गया। एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल फंडामेंटली लेवरेज ड्रिवन होता है। मतलब एक शेयर होल्डर के ₹1 के अगेंस्ट वो ₹5 to 7 का डेट उठाता है। अब ROE एक मेट्रिक है जो बताता है कि शेयर होल्डर के ₹1 से कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। जब ROE हाई होता है, मान लो 18 to 20%, मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा और बोरोड पैसा एफिशिएंटली चला रही है।
और प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना ही ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए काफी होता है। लेकिन जब ROE स्लिप होकर 12 to 13% पे आ जाता है, जैसे टाटा कैपिटल के केस में हुआ है, तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। NBFC के लिए अपनी ग्रोथ को सिर्फ प्रॉफिट से फंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट कम जनरेट हो रहा है पर यूनिट इक्विटी और रेगुलेटरी कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स हमेशा मेंटेन करने होते हैं। इसका मतलब है कि अगर उन्हें अपना लोन बुक अग्रेसिवली ग्रो करना है तो या तो उनको एक्स्ट्रा डेट रेज करना पड़ेगा, जिससे लेवरेज और बढ़ जाता है और रिस्क भी, या फिर इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा थ्रू FPOs, राइट्स इशू, QIPs एक्सेट्रा। और फाइनली एक स्ट्रक्चरल रिस्क है इंडस्ट्री कंपटीशन। NBFC सेक्टर में ऑलरेडी बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, HDFC और भी बड़े प्लेयर्स स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड हैं। बजाज फाइनेंस तो इंडस्ट्री का बेंचमार्क है एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी में। मतलब टाटा कैपिटल को स्केल तो मिल रहा है, लेकिन कंपटीशन के बीच डिफरेंशिएशन क्रिएट करना और मार्जिन सस्टेन करना इजी नहीं होगा। फाइनली, जानने से पहले आप क्विकली IPO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। IPO का सब्सक्रिप्शन विंडो 6 से 8 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। इसका अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को होगा और लिस्टिंग डेट 13 अक्टूबर है। फेस वैल्यू 10 पर इक्विटी शेयर और IPO प्राइस बैंड 310 से लेके 326 तक सेट किया गया है। इसका फ्रेश इशू ये है और OFS इतना है। IPO लिस्टिंग NSE और BSE दोनों में होगी। जैसा कि आपने देखा, ये एक मिक्स ऑफ फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल है। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि IPO का पैसा कंपनी कहाँ यूज करेगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कंपनीज IPO के थ्रू पैसा रेज करती हैं सिर्फ अपना डेट चुकाने के लिए या किसी एक्विजिशन के लिए। मतलब IPO एक तरह का बैलेंस शीट क्लीन अप बन जाता है। लेकिन टाटा कैपिटल ने यहाँ एकदम क्लियर अप्रोच लिया है। इस IPO के 100% फ्रेश इशू प्रोसीड्स यानी कि क्लोज टू 7,000 करोड़ जाएंगे टियर 1 कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए। सिंपल शब्दों में, कंपनी अपना इक्विटी बेस स्ट्रॉन्ग बना रही है। ये क्यों जरूरी है? एक तो ये कैपिटल उन्हें लेंडिंग ऑपरेशंस एक्सपांड करने में हेल्प करेगा, मतलब आगे डिमांड को कंफर्टेबली मीट कर पाएगा। दूसरा, RBI के स्ट्रिक्टर स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के हिसाब से लार्ज NBFC को एक कंफर्टेबल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। टाटा कैपिटल इस IPO के थ्रू इंश्योर कर रहा है कि उनका CRAR सेफ और कंप्लायंट रहे। इसका मतलब ये है कि ये पैसा किसी डिस्ट्रेस्ड डेट को रीपे करने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्योर ग्रोथ कैपिटल रेज है। कंपनी ये सिग्नल दे रही है कि उनकी बैलेंस शीट पे स्ट्रेस नहीं है और जो इक्विटी आ रही है वो सिर्फ ग्रोथ एक्सेलरेट करने के लिए है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मैसेज क्लियर है। टाटा कैपिटल फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कॉन्फिडेंट है और IPO पैसा एक फ्यूल की तरह यूज होगा ताकि लेंडिंग बिजनेस और बड़ा स्केल अचीव कर सके। तो क्या आप अप्लाई करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.